हेलो। आज पिछले क्लास में जहाँ छोड़ा गया था एल्कोहल और फिनाल और ईथर, तीन टॉपिक एक ही चैप्टर में थे और तीनों एक साथ कन्फिग्रेट हो रहे थे। तो मैंने कहा था कि मैं एक एक करके सबसे पहले तीनों चीज़ों की विशेषताएं, उनके अस्थायित्व, उनकी श्रृंखलाएं और उनके क्रम आपको पढ़ाने के बाद तब अगले टॉपिक में प्रवेश किया जाएगा, क्योंकि बेसिक नीड्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है और आपको बिल्कुल बेसिक नीड देखकर चलना होता है कि कैसे चलें। बेसिक नीड देखकर चलना होता है कि कैसे चलें, और यह ध्यान देने वाली बात होती है कि बेसिक नीड हम कैसे पूरा करें। आइए चलते हैं। सबसे पहले एल्कोहलों के अस्थायित्व की बात की जाती है। अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में बहुत सारे एल्कोहल आते हैं जिसमें कार्बन की संख्या अलग अलग होती है। एक कार्बन से शुरुआत करते हैं, मेथिल एल्कोहल। 2 कार्बन है, एथाइल एल्कोहल। 3 कार्बन है, प्रोपिल एल्कोहल। और 10 कार्बन अगर बीच में हो जाता है तो लॉरिल एल्कोहल। ये कंपाउंड आप भी जान लीजिए, ये लॉरिल एल्कोहल है। ये डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट जो कि डिटर्जेंट का एक मूल घटक है, वो एक किस्म का एल्कोहल होता है। इससे डिटर्जेंट पाउडर और केक दोनों बनाए जा रहे हैं और आजकल इनकी मार्केट में। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो एल्कोहलों से करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल एक्चुअल में गैस है, गैस नहीं, वाष्पशील द्रव है। क्यों? क्योंकि एक वायुमंडल से कम तापमान होने पर या वाष्प में बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, जो कि गैसीय समीकरण PV = nRT के सिद्धांत के अनुसार टेम्परेचर और दाब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो P और T में कॉम्बिनेशन होने के कारण, जैसा कि हम जानते हैं PV = nRT, तो इसका मतलब P और P दोनों में से कोई एक घटक चेंज होगा तो इसका बलून बदल जाएगा। और घटक चेंज होने का केवल एक ही तात्पर्य होता है, या तो वायुमंडलीय दाब का घट जाना या फिर तापमान के क्रम का परिवर्तन होना। बात समझ रहे हैं ना? तापमान के क्रम में परिवर्तित होने पर भी, इसीलिए मेथिल एल्कोहल को जब किसी बंद बोतल में रखा जाता है तो उसे एयर टाइट रखा जाता है, क्योंकि अगर आधा यूज कर लिया जाएगा और खुला छोड़ दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो वाष्प बनकर वायुमंडल में विसरित होता रहेगा। और चूंकि एक जहरीला एल्कोहल है तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी हम बचाकर रखना चाहते हैं, इसीलिए इसे हमेशा बंद बोतलों में रखते हैं। तो अगर मेथिल एल्कोहल के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे एल्कोहलों के अणुभार बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एल्कोहलों के अणुभार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका घनत्व बढ़ता जाता है, और घनत्व बढ़ने के साथ उनमें संगुणन की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और वंडरवाल बल तथा, जिसे हम वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स, और दूसरी चीज जो सबसे होती है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों तरफ ये पार्शियल आयनाइज्ड होता है और पार्शियल आयनाइज होने के अकॉर्डिंग ही दोनों तरफ से पार्शियल आयनाइजेशन जब इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से तो दोनों एक दूसरे से कोगुलेट होते हैं। और ऐसी कंडीशन में हायर एल्कोहल्स जो होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर वेट हायर होते हैं, वो धीरे धीरे सॉलिड होते चले जाते हैं। तो यूपी बोर्ड में या CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन अक्सर अराइज होते हैं कि increasing to their atomic weight, what was the stability and the physical status of alcohols। तो हम इस चीज में देख सकते हैं कि जैसे जैसे उनका फिजिकल स्टेटस बदलता जाता है या भौतिक अवस्था बदलती जाती है। क्यों? इससे पहले आप देखेंगे ये वाष्पशील द्रव था, ये भी वाष्पशील है लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि जल की तरह, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वाटर की तरह ये भी बेंट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से अटैच हो जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो होता है ये लिक्विड स्टेट में रह जाता है। थर्ड कंडीशन पर हम आते हैं, उससे बड़ा है प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल एक एमार्फस लिक्विड है। एमार्फस माने चिपचिपा, ये हाथ में लगेगा तो मुश्किल से छूटता है। और एमार्फस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉरिल एल्कोहल। लॉरिल एल्कोहल से शैम्पू बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर बनाए जाते हैं, और ये सारे के सारे डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बनाए जाते हैं या एक्वस स्टेट में बनाए जाते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि वो मैकेनिकल प्रोसेस से पहले उसको सल्फोनेट साल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका यूज किया जाता है। वो हम अगले क्लास में बताएंगे जब हम आपको स्पोनिफिकेशन पढ़ाने लगेंगे, तब कि प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट कैसे होती है। तो अभी हम अपने मूल मुद्दे पर रहते हैं, एल्कोहल। तो सबसे पहला टॉपिक तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ड्यू टू इंक्रीजिंग द एटॉमिक वेट ऑफ एल्कोहल्स, जैसे जैसे एल्कोहलों का अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका स्थायित्व बढ़ता जाता है, और स्थायित्व बढ़ने के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। क्या? भौतिक अवस्था, उनकी फिजिकल स्टेट भी परिवर्तित हो जाती है।
एक बार हम देखते हैं कि ये अस्थायी क्यों होते हैं और इनकी फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होती है। क्या कारण है कि अल्कोहल अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग ये पार्शियल आयनाइजेशन देता है। क्यों देता है, अब इस पर चर्चा करें। ये है C2H5OH, जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल में O और H के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है वो 1.32 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जिसमें प्लस माइनस 5 एंगस्ट्रॉम एक्स्ट्रा होता है। वो वाइब्रेशन फील्ड होती है जो कि डिपेंड करती है किस पर, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की वाइब्रेशन फील्ड कहाँ से आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मेजरिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से इस चीज को मेजर करेंगे तो वाइब्रेशन फील्ड में स्ट्रेचिंग होती है, और उस स्ट्रेचिंग के अकॉर्डिंग ये 5 एंगस्ट्रॉम या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एपरेटस और एटमॉस्फेयर के साथ। बात समझ में? अगर हम इसको आयनाइजेशन के हिसाब से देखें तो ये आयनाइज हो जाता है CH3 CH2 O के ऊपर 1 माइनस और H के ऊपर प्लस। तो इसको हम बोलते हैं एपॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड आयन। और मजे की बात यह है कि एपॉक्साइड आयन का अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन होता है, या आसानी के साथ टूटता नहीं है, ठीक है नहीं होता। या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह इसमें होमोलिसिस नहीं होती। क्या नहीं होती, होमोलिसिस, समांगी बंध विदलन। मतलब जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बराबर दोनों एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समांगी बंध विदलन या होमोजीनियस बॉन्ड क्लीवेज। तो वो एल्कोहलों में नहीं पाया जाता, इसमें हेटेरोजीनियस क्लीवेज पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद दूसरा सबसे हाईयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 के आसपास होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.87 से 3.92 के बीच होती है। तो इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो ऑक्सीजन ही है। उसके बाद नंबर आता है क्लोरीन का। ये चीज आपको पीरियोडिक टेबल में भी देखनी चाहिए, वहां भी मैंने आपको डिटेल पढ़ाया है कि ड्यू टू विच रीजन दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। उसके और भी रीजन है, जैसे उसका आयनिक रेडियस छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कि फोर्स ऑफ न्यूक्लियस या जेड इफेक्टिव कितना ज्यादा आउटर मोस्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है। समझ में? आगे बढ़ा जाए, चलो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 1 CH3 sp3 हाइब्रिड एंड अदर CH2 sp2 हाइब्रिड। मैंने आप कोशिश की है बनाने की, आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। एक टेट्राहेड्रॉन होता है, टेट्राहेड्रल शेप यहाँ, फिर एक अपोजिट टेट्राहेड्रल शेप यहाँ, इसी में ये बैलेंस होते हैं। ये इनका केमिकल स्ट्रक्चर एंड शेप होता है। हमको इसके स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमको इसके स्ट्रक्चर से मतलब होता है। ऑक्सीजन की कंडीशन देखेंगे तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल मैंने बताया था 105 डिग्री 25 मिनट के आसपास होता है वाटर में, और इसका थोड़ा सा कम होता है 24 के आसपास होता है। एंगल तो ऊपर ही है 105 डिग्री, बट रेडियस कम हो जाती है, 24 डिग्री के आसपास होती है। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर डिस्टेबलाइजेशन करें तो हम ये पाते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 1 बॉन्ड पेयर तो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं तो ये भी एक लोन पेयर जैसा बिहेव करता है। हालांकि इस पर एक नेगेटिव साइन होता है। और क्लास 11th में मैंने आपको बखूबी पढ़ाया था कि अगर कोई पॉजिटिव या वैकेंट इलेक्ट्रोफाइल है और उसके बगल अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन पर ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसमें एक प्रोसेस पाई जाती है जिसमें वो पूरा का पूरा ट्रेवल कर सकता है। इसे हम बोलते हैं मीसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? मीसोमेरिज्म। और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मीसोमेरिज्म मॉलिक्यूल्स में होता है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन आयंस में होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम OH के साथ O की स्टेबिलिटी को काउंट करें तो ये रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगल हर हाइड्रोजन फुलफिल्ड है अपने बॉन्ड के साथ, और चूंकि हर कार्बन के साथ उसकी हर वैलेंसी शेयर हुई है एक दूसरे से, तो शेयर होने के पास इसके पास फ्री ऑर्बिटल नहीं बचते जहां ये रोटेट कर सके, इसलिए इसका स्टेबलाइजेशन एक जगह पर फिक्स हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन किसी भी अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन नेचर में स्टेबल होता है, इसीलिए इसका यूज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की तरह भी किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे कि टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, हम कैसे एल्कोहल्स का परीक्षण करते हैं और कैसे जानते हैं कि दिया गया एल्कोहल कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज का डेटाबेस दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं अगले क्लास में।